अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके जालिम बाप और जालिम दादा दादी ने तमाम उम्र उसे उसकी माँ से दूर और अनजान रखा। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे दिल से तलाश किया जाए तो खुदा भी मिल जाता है। इसी तरह ये माँ बेटा भी बरसों जुदाई की आग में जलते रहे, लेकिन आखिर कुदरत ने किस तरह इन दोनों को मिला दिया, क्योंकि कुदरत के सामने कुछ नामुमकिन नहीं है। हमारी आज की वीडियो एक सच्चे वाक़े पर मबनी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आप ही के इर्द गिर्द के सच्चे वाक़यात सुनने को मिलेंगे। तो चलें आज का वाक़या शुरू करते हैं। रजब का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो मशरकी तहजीब का नमूना था। जब उसने होश संभाला तो खुद को एक ऐसे घर में पाया जहाँ बाप की शफकत तो थी लेकिन माँ की ममता ना थी, क्योंकि माँ सौतेली थी, तभी वो दबा दबा सा रहता था। दिन गुजरते रहे, अल्लाह ताला ने उसको एक छोटी सी बहन अता कर दी। वो बहुत खुश हो गया, लेकिन जल्द ही उसकी ये खुशी खाक में मिल गई, क्योंकि सौतेली माँ उसको छोटी बहन के नज़दीक नहीं आने देती थी। स्कूल से आते ही उसे घर के कामों में लगा देती। उसे दादा दादी के घर जाने का भी वक्त ना मिलता, और जब जाता तो उदास उदास वापस आता कि वो भी इसके साथ दूसरे बच्चों के जैसा प्यार नहीं करते थे, और वो उस बात को बेहद महसूस करता था। और भी ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जहाँ से उसे प्यार मिलता। वक्त गुजरता चला गया, घर में 2 और बहन भाइयों का इजाफा हो गया। रफ्ता रफ्ता वो बड़े हो गए। उन्हें आपस में खेलते देखकर इससे यकगुना खुशी मिलती। बस यही एक खुशी होती जो उसकी जिंदगी में बाकी रह गई थी। जब सौतेली माँ अपने बच्चों को प्यार करती तो रजब सोचता कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है। इसने कई बार अपने बाप से पूछा, मगर उस शख्स ने हमेशा टाल मटोल से काम लिया। मैट्रिक के बाद रजब कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहा था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। सब कुछ होते हुए भी अब वो भरी दुनिया में अकेला था। अपनी माँ के बारे में जानने की शदीद आरज़ू इसे तड़पाती रहती थी। एक दिन उसने अपनी दादी के पास जाकर पूछा, दादी बता दीजिए ना मेरी माँ कौन थी और कहाँ है। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी हकीकी माँ के बारे में जानना चाहिए। बेटा, तुम्हारे बाप ने एक ईरानी औरत से शादी की थी। वो ईरान नौकरी के सिलसिले में गया था। चंद वर्ष तुम्हारी माँ के साथ गुजारे, फिर इनमें न जाने किस बात पर इख्तलाफ हुआ कि तुम्हारे बाबा तुम्हें लेकर पाकिस्तान आ गए और वो दोबारा उस बीवी के पास ना गए। कभी उसने हमसे इस बारे में कोई बात नहीं की। हम बहुत पूछते थे मगर वो नहीं बताता था। बिल आखिर हमने सवाल करना ही छोड़ दिया। दादी की अधूरी बात ने रजब को बेचैन कर दिया। उसने सोचा कि जरूर कोई बात है जो ये लोग मुझे बता नहीं रहे। वो हर वक्त सोचों में गुम रहने लगा कि मेरी माँ कैसी होगी, कहाँ पता करूं। इन्हीं तफक्कुरात में घिर कर इसने पढ़ाई छोड़ दी। वो घर वालों के रवैयों से भी दिल बर्दाश्ता हो गया था। कौन है मेरा इस घर में? कोई भी नहीं। सौतेली माँ तो चाहती यही थी कि वो इसकी नजरों से दूर हो जाए। ये सोचकर वो नौकरी की तलाश में कराची चला गया। ये एक बड़ा शहर था जहाँ इसे कदम कदम पर धक्के खाने पड़े, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। आहिस्ता आहिस्ता इसने मेहनत मजदूरी से कुछ रकम इकट्ठी कर ली। सोचा कि ईरान जाकर माँ को तलाश करूंगा, क्या खबर खुदा मिला दे। लेकिन वसाइल ना होने की वजह से वो मायूस होकर लाहौर आ गया। यहाँ भी उसे सुकून ना मिला। माँ की याद हर वक्त दिल में रहती। यहाँ इसे एक फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। अब वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लगा। 2 साल में इसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली। फैक्ट्री में से एक ऐसा शख्स मिला जिसका बड़ा भाई फारसी का उस्ताद था। रजब ने उससे इस्तदा की कि वो फारसी पढ़ना चाहता है। यूं इस आदमी के तवस्सुत से उसकी रसाई फारसी के एक उस्ताद तक हो गई। उसने 6 माह शाम को ट्यूशन ली और कुछ न कुछ फारसी की सुध बुध हासिल कर ली। रुपया पास हो तो आदमी की मुश्किल आसान हो जाती है। बहरहाल किसी तौर इसने ईरान का वीज़ा हासिल कर लिया। इस मरहले पर भी फारसी के उस्ताद ने उसकी मदद की। ईरान जाने से पहले वो अपने दादा के पास आया ताकि माँ का कुछ अता पता मालूम कर सके, लेकिन नाकामी ही हुई। फिर वो दिन भी आ गया जब इसे रवाना होना था। 2 दिन बाद वो ईरान के शहर तेहरान में मौजूद था। इंसानों के इस भरे समंदर में माँ को कहाँ तलाश करता। जो फारसी वो सीख कर आया था वो किताबी थी और आम बोल चाल की जुबान और तरह की नहीं थी। तब उसने सोचा कि पहले यहाँ की आम बोलचाल सीख लूं, फिर शायद काम बन जाए।
यहाँ मौजूद चंद पाकिस्तानियों ने उसकी काफ़ी मदद की और एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी भी दिलवा दी। अब वो काफ़ी हद तक फारसी ज़ुबान सीख गया था, गुजारे लायक बोल लेता और समझ लेता। साल भर यहाँ रहने के बाद वो बहुत अच्छी तरह इस मुल्क की ज़ुबान सीख चुका था। इस बिना पर उसे एक और अच्छी नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी ज़्यादा थी, लेकिन रिहाइश ना मिली। अब उसको अपने लिए रिहाइश तलाश करना थी। जिस फैक्ट्री में काम मिला था, उन्होंने 2 साल का मुआहदा करके उसका वर्क परमिट कर दिया। एक वाकिफकार ने बताया कि अलग मकान तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता मेरी जानने वाली एक खातून से बात ज़रूर हुई है। वो अपने घर के ऊपर बना हुआ एक कमरा किराए पर देने की ख्वाहिशमंद है। ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहती है। रजब उस शख्स के साथ रिहाइश देखने चला गया। मालिका ने सबसे पहले यही सवाल किया, तुम्हारा किस मुल्क से ताल्लुक़ है? पाकिस्तान से, रजब ने बताया। ये सुनकर वो जरा देर को सोच में पड़ गई, फिर बोली, कल अपना सामान लेकर आ जाना। किराया मुनासिब था, चुनाचा वो अगले दिन ही सामान के साथ ईरानी औरत के मकान पर पहुंच गया। कमरा छत पर था, जिसको साफ सुथरा करके कालीन बिछा दिया गया था। मालिका की एक बेटी थी। शाम को वो अपनी बेटी को लेकर रजब के कमरे में आई और बोली, ये मेरी बेटी फरीदे है। तुम पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले हो? रजब ने तफसील से अपने इलाके के बारे में बताते हुए कहा, मैं यहाँ एक मकामी फैक्ट्री में काम करता हूँ। तब उस औरत ने बताया कि मेरी शादी एक पाकिस्तानी से हुई थी। हमारा एक बेटा हुआ जिसका नाम शब्बीर अली रखा गया। हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून थी। मैं अपने शौहर के साथ खुश थी। खुदा का बहुत फजल था, रुपए पैसे की भी कमी ना थी। उन दिनों मेरा बेटा 3 बरस का था जब मेरे शौहर उसको दादा दादी से मिलाने पाकिस्तान ले गए, लेकिन फिर वो वापस ना आए क्योंकि उनके वालिदैन नहीं चाहते थे कि वो यहाँ मेरे पास रहें। इधर मेरे वालिदैन ने मुझे पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। मैंने सोचा आखिर कोई तो सूरत निकलेगी, या तो मेरा शौहर वापस आ जाएगा या मेरे वालिदैन ही मान जाएंगे, मगर ऐसा ना हो सका। उन दिनों मैं उम्मीद से थी, शौहर के लौट के आने के इंतज़ार में थी। बेटी पैदा हो गई मगर वो ना लौटे। मैं बहुत रोई क्योंकि कोई शख्स तलाकनामा मेरे वालिदैन के घर दे गया था। मुझे शौहर का पता मालूम ना था कि वो पाकिस्तान में हैं या किसी और मुल्क चले गए हैं। उनका असल एड्रेस भी मेरे पास नहीं था। शौहर तो चला ही गया, मेरा बेटा भी साथ चला गया। मुझे एक साथ 2 ज़ख्म सहने पड़े। इधर मेरे वालिदैन किसी सूरत सुलह जोई को तैयार ना थे। उन्होंने तो तलाकनामा पकड़कर शुक्र किया कि अज खुद नाता ख़त्म हो गया। वो भी यही चाहते थे, वो इस शादी पर राजी ना थे। मेरी बेटी उस वक़्त 2-3 माह की थी। मैंने उसे खुदा का एक इनाम समझकर सब्र शुक्र कर लिया, मगर मेरे दिल में हर वक्त बेटे की याद रहती थी। जब आगा साहब ने बताया कि एक पाकिस्तानी नौजवान को कमरे की ज़रूरत है, तो मैंने तुम्हें इसीलिए रख लिया, शायद तुम्हारी मदद से मुझे मेरा बेटा मिल जाए। ये कहकर खानम काफ़ी देर तक रोती रही। रजब को भी दुख हुआ। उसने खातून को तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करें, मुझको ही अपना बेटा समझ लें। मैं इंशाल्लाह हर तरह से आपके बेटे को तलाश करने की कोशिश करूंगा। शायद इस नेकी के एवज मुझको मेरी खोई हुई माँ मिल जाए, जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। काम के दौरान भी वो यही सोचता रहा कि उस औरत का बेटा नहीं मिल रहा और मेरी माँ नहीं मिल पा रही। हो सकता है यही मेरी माँ हो, लेकिन उसके बेटे का नाम शबीर था और मेरा नाम रजब है। मैं कैसे उनका बेटा हो सकता हूँ? मालकन ने तो बताया कि उनके शौहर का ताल्लुक लाहौर से था, मगर अपने शौहर का नाम नहीं बताया, जबकि मेरे वालिद तो गुजरावाला के थे, घर भी उसी शहर में था। ये सारी मतजाद बातें थी, इस वजह से इसके जहन में सवाल उठ रहे थे। पहली मुलाकात में खातून ने तो अपनी मुख्तसर कहानी सुना दी, लेकिन रजब अपने बारे में ज्यादा कुछ बताने की जुर्रत ना कर सका। 2-4 दिनों बाद जब दोबारा उसका खानम से सामना हुआ तो उसने चाय का कहा और अपने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। तब रजब ने उसके शौहर का पता मांगा। वो बोली, जो पता मेरे पास था इस पर तो मैंने काफ़ी ख़त लिखे, लेकिन वो वापस आ जाते थे। यहाँ मेरे शौहर जिस कंपनी में काम करते थे उनके पास तो वही पता था। इस पर रजब खामोश रह गया। वक्त गुजरने लगा। खानम रजब का ख्याल रखती और खाने पीने को भी पूछती रहती। वो कभी इनकार कर देता, कभी उसके इसरार पर उनके घर से खाना ले लेता। इस तरह खानम मेहरुन्निसा ने उसी को अपना बेटा बना लिया, क्योंकि वो भी उस औरत का ख्याल रखता था और छुट्टी वाले दिन उनके कुछ काम कर दिया करता था। यहाँ तो सिर्फ काम था या फिर तन्हाई। रजब को अपनी ज़िंदगी ख़ज़ां जैसी लगती थी। दिल की कली हमा वक्त मुरझाई रहती थी। दफतन इसकी ज़िंदगी में बहार का झोंका आ गया। खानम के रिश्ते में वो भांजी लगती थी और नाम अंदलीब था।
وہ حسن کا شاہکار تھی، یورپ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ کئی سال بعد یہ لوگ ایران آئے تھے۔ اس وقت رجب خانم کے گھر کا ایک فرد بن گیا تھا۔ تبھی مہمانوں نے بھی اسے اہمیت دی۔ اندلیب کے آنے سے اسے دلی خوشی ملی اور جینے کا احساس بھی ہوا۔ وہ لوگ چھٹیاں گزارنے آئے۔ چھٹیاں ختم ہو گئی تو اندلیب اپنے والدین کے ہمراہ واپس چلی گئی۔ اس کے جانے سے رجب اور زیادہ اداس رہنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز پائی اور کھو دی۔ 2 سال ایران میں بیت چکے تھے، اب اس کو گھر کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس نے چھٹی لی اور گھر آ گیا۔ پاکستان آ کر اس نے سب سے پہلے اس ایڈریس پر پتہ کیا جو خانم نے دیا تھا۔ وہاں تو کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ اب دل ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ مہر النساء خانم کی شفقت یاد آتی تھی۔ گھر میں بھائی بہن تھے اور دادا ان کے ساتھ رہتا تھا۔ رجب کبھی کبھار دادا کو کچھ رقم بھجوا دیتا تھا تاکہ وہ اس کے سوتیلے بہن بھائیوں کو اس کی طرف سے کچھ لے کر دے دیا کریں۔ ایک دن باتوں باتوں میں اس نے دادا سے التجا کی کہ اگر آپ کو میری ایرانی ماں کا پتہ معلوم ہے تو خدا کے واسطے مجھے بتا دیں۔ ان کو پوتے کی حالت پر رحم آ گیا۔ کہا ہاں پتہ ہے میرے پاس، اگرچہ تمہارے والد نے منع کیا تھا کہ تم کو نہ بتایا جائے، کہیں تم ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلے نہ جاؤ، لیکن اب جب تم رہتے ہی وہیں ہو تو میں تم کو پتہ بتا دیتا ہوں۔ وہ رجب کو اپنے کمرے میں لے گئے اور ایک پرانے صندوق کا تالا کھول کر کچھ کاغذات نکالے۔ رجب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بے چینی سے ہاتھ ملنے لگا۔ تبھی دادا نے چند فوٹو اس کے سامنے رکھ دیے۔ فوٹو دیکھ کر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا سا چھا گیا، کیونکہ یہ فوٹو اس نے مہر النساء خانم کے پاس دیکھے تھے۔ تو کیا خانم میری سگی ماں ہے اور فریدے میری سگی بہن؟ تبھی میں ان لوگوں میں رہ کر اپنے آپ کو غیر نہ سمجھتا تھا۔ اس رات خوشی سے وہ سو نہ سکا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ دوسرے روز اس نے ایران فون کیا۔ پتہ چلا کہ ماں سخت بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ وہ بے چین ہو گیا اور دادا سے تصویریں لے کر تہران روانہ ہو گیا۔ سفر کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ جب وہ ایئرپورٹ پر اترا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے سارا شہر باہیں کھولے اس کا منتظر ہے۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا۔ فریدے موجود تھی۔ وہ رونے لگی۔ رجب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا میری بہن مت رو، میں آ گیا ہوں۔ دونوں اسی وقت اسپتال پہنچ گئے۔ ماں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کا سر سہلاتا رہا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ جب خانم کو ہوش آیا تو رجب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے سب سے پہلا سوال کیا، کیا میرا بیٹا مل گیا ہے؟ ہاں ماں، تمہارا بیٹا مل گیا ہے۔ اچھا، جب تم پاکستان جا رہے تھے تب پتہ نہیں کیوں میرا دل گواہی دیتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے گا۔ بیٹے کے مل جانے کی خوشخبری سن کر خانم کی طبیعت سنبھل گئی۔ تب رجب نے وہ تصویریں جو دادا سے لے کر آیا تھا اسے دے دی اور کہنے لگا یہ میرے بچپن کی تصویریں ہیں، آپ نے مجھ کو گود میں اٹھا رکھا ہے، دادا جان نے یہ سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، میں آپ کا بیٹا ہوں اور میرے بابا جان کا انتقال ہو چکا ہے۔ دادا کے پاس میری سوتیلی ماں اور میرے بھائی بہن رہتے ہیں۔ غرض اس نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اس خوشی میں خانم نے بہت بڑی پارٹی دی۔ انہی دنوں اندلیب ایران آئی ہوئی تھی۔ خانم نے بہن سے بات چیت کر کے رجب سے اس کی منگنی کر دی۔ اب رجب کی زندگی پرسکون ہو گئی۔ اندلیب نے اسے حیات کی ہر خوشی دی۔ اس نے فیکٹری کی ملازمت چھوڑ کر اپنا بزنس کیا جس کے لیے خانم نے ہی اسے رقم فراہم کی تھی۔ 2 سال بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ انہی دنوں ایران کے حالات خراب ہو گئے تو اندلیب رجب اور اپنے بیٹے کے ساتھ جرمنی چلی گئی جہاں اس کے والدین رہتے تھے، جبکہ خانم اور فریدے ایران میں رہ گئے۔ یوں یہ فیملی 3 ملکوں میں بٹ گئی، پاکستان، ایران اور جرمنی۔ میں سوچتی ہوں کہ کبھی انسان کی لگن اتنی سچی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے درد جدائی کو از خود دور کر دیتا ہے اور جو بات ناممکن لگتی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔